ईयर का टॉपिक ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एमए प्रीवियस ईयर का भी टॉपिक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नाम से पता चल रहा है महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? अल्फ्रेड वेगनर महोदय हैं। ये जर्मनी के जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने, जो जर्मनी के थे, जलवायुवेत्ता थे, इन्होंने 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विवेचन इस सिद्धांत का 1915 और 1920 में किया गया। अब ये अल्फ्रेड वेगनर है, जलवायुवेत्ता थे, तो इनका क्या कार्य था? ये संपूर्ण विश्व की जलवायु का अध्ययन कर चल रहे थे। जब ये संपूर्ण विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक ही स्थान पर समय समय पर जलवायु संबंधी विभिन्नताएं मिल रही हैं। कैसे? जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, शीतकटिबंधीय जलवायु है। पृथ्वी के ऊपर मुख्यतः ये दो तरह की जलवायु ही मिलती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसकी विशेषता क्या है? जो कोयला मिलता है, कोयला अधिकतर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ही मिलता है, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ग्लेशियर्स या हिम पाई जाती है। तो इन्होंने देखा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जैसे ब्राजील है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका है, या इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर इन्होंने हिमावरण देखा, ग्लेशियर्स के चिन्ह पाए गए। और ऐसे ही शीतोष्णकटिबंध के अंदर इन्होंने कोयले के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए। तो इन्होंने नोट किया कि जो शीतकटिबंध है वहां पर तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता मिल रही है, और जो उष्णकटिबंध है वहां पर शीतकटिबंध जलवायु की विशेषता मिल रही है। तो इन्होंने नोट किया कि क्या तो संपूर्ण पृथ्वी है उसमें स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ होगा या जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो इसके संबंध में इन्होंने दो तथ्य प्रकाशित किए। ये दो तथ्य बताकर चल रहे थे। यदि स्थल भाग स्थिर है तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। और दूसरा जो पक्ष इन्होंने दिया था वो था, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर है तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। लेकिन जो जलवायु कटिबंध है वो तो जैसे प्राचीन काल में थे वैसे ही वर्तमान में है। जो स्थल भाग है वो स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इन्होंने जो दूसरा पक्ष था उसको ज्यादा महत्व दिया है कि स्थल भाग है वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो रहे हैं। तो ये अपने दो तथ्य देने के बाद सिद्धांत का प्रधान रूप देकर चलते हैं। इन्होंने सिद्धांत का प्रधान रूप दिया। इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो संपूर्ण स्थलखंड है वो एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे कार्बोनिफेरस युग के अंदर। तो जिसको क्या नाम दिया इन्होंने? पैंजिया नाम दिया। जो संपूर्ण स्थलखंड है वो एक ही स्थल भाग के रूप में संलग्न थे, जिसे इन्होंने पैंजिया नाम दिया। और इस पैंजिया के चारों
चारों तरफ विशाल सागरीय जल राशि थी, जिसे इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। आगे चलकर पैंजिया का दो भागों में विस्थापन हुआ। जो उत्तर की तरफ भाग था उसका नाम इन्होंने दिया अंगारालैंड या लारेशिया, और जो दक्षिण की तरफ भाग था इसे इन्होंने दिया गोंडवानालैंड। और इसके मध्य भाग में एक सकरी और लंबी भू अभिनति पाई गई, जिसे इन्होंने तैथिस सागर नाम दिया। ये तो कार्बोनिफेरस युग की बात है। ये है ट्राइसिक युग की बात। लेकिन जो हम वर्तमान में हमारे महाद्वीप और महासागर की स्थितियां देखते हैं वो जुरैसिक काल के अंदर, जुरैसिक युग में स्थिति प्रदान हुई। जो हम वर्तमान महाद्वीप और महासागर देखते हैं, जैसे उत्तर का भाग था अंगारालैंड, अंगारालैंड के अंगारालैंड के जो भाग बने वो क्या थे? उत्तरी अमेरिका बना था और यूरेशिया बना था, ग्रीनलैंड था, वो अंगारालैंड के भाग थे। और गोंडवानालैंड था, उसके भाग बने थे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो उत्तर वाले भाग हैं ये तो किसके थे? अंगारालैंड के भाग थे, जैसे साउथ अमेरिका है, यूरेशिया वाला भाग है। और जो गोंडवानालैंड के भाग थे ये क्या थे? दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये इसके गोंडवानालैंड के भाग थे। अब आता है जो महाद्वीप है इनका स्थानांतरण हुआ था, तो ये किस कारण से हुआ था? तो ये एक बात तो पता चल रही थी अल्फ्रेड वेगनर महोदय कि ये जो स्थलखंड थे, स्थलखंड 3 परतों से बने थे, 3 परतों से बने थे। जो बाह्य परत थी, बाह्य परत थी वो सियाल की बनी थी और कम घनत्व वाली थी। और जो मध्यवर्ती परत थी वो बनी थी सीमा की, जो सियाल से अधिक घनत्व की थी। इसके बाद है आंतरिक परत, आंतरिक परत बनी थी निफे की, जो सर्वाधिक घनत्व की थी। तो ये बताकर चल रहे थे कि सीमा के ऊपर, देखिए इस प्रकार से, ये तो हो गई सियाल, सीमा और निफे। सियाल है वो सबसे कम घनत्व वाली परत है, सीमा है वो इससे सियाल से ज्यादा घनत्व वाली परत है, और निफे है वो सर्वाधिक घनत्व वाली परत है। सियाल के ऊपर सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा था, क्योंकि अधिक घनत्व वाली चीज के ऊपर जो कम घनत्व वाली वस्तु है वो तैर सकती है, तो सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा था। तो इसी प्रकार से स्थल भागों का स्थानांतरण हो रहा था। इन्होंने स्थल भाग के स्थानांतरण संबंधी 2 बल बताए, प्रवाह संबंधी 2 बल बताए। एक तो था, अभी प्रवाह है वो किस दिशा में हो रहा था, किस तरफ हो रहा था, तो उससे संबंधित 2 बल बताए थे। एक था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण लगता है, जैसे ज्वार भाटा आता है उसी तरह से ज्वारीय बल था। ये महाद्वीपों को
प्रवाहित करने का कार्य कर रहा था। ज्वारीय बल के कारण से महाद्वीपों का जो प्रवाह हो रहा था वो पश्चिम की ओर हो रहा था, और दूसरा बल था गुरुत्व तथा प्लवनशीलता बल। इससे महाद्वीपों का स्थानांतरण भूमध्य रेखा की ओर हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या चौहान। अभी तक हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके महाद्वीपों का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा था। प्रवाह संबंधी दो बल थे, एक पश्चिम की ओर प्रवाह करकर चल रहा था, वो था ज्वारीय बल जो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण लग रहा था, और एक था गुरुत्व तथा प्लवनशीलता बल जिसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हो रहा था। अब इसके आगे बढ़ेंगे कि वैगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है इसके पक्ष में प्रमाण, इसको ऐसे कौन कौन से प्रमाण मिले थे, कौन कौन से तथ्य मिले थे जो इस सिद्धांत को सही साबित करते हैं। तो इन्होंने आंध्र महासागर तट, आंध्र महासागर तट के दोनों तरफ भौगोलिक साम्यता, देखिए जैसे ये है आंध्र महासागर तट, इसकी आकृति कैसी है, एस आकार का है। जब हम इसको आपस में मिलाते हैं, जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यूरोप है, एशिया है या अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये जो साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, अगर इसके अंदर अफ्रीका के अंदर ये वाला हिस्सा है फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा है अपन यहाँ पे फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। जब अपन आंध्र महासागर के दोनों तटों की भौगोलिक आकृति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले एक जॉइंट में थे, एक साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने यह एक पक्ष दिया था कि आंध्र महासागर तट है, इसकी तरफ दोनों तरफ भौगोलिक साम्यता मिलती है, भौगोलिक एक रूपता देखने को मिलती है। दूसरा इन्होंने पक्ष किया था स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया में मिलने वाला लैमिंग नामक जंतु, अभी स्कैंडिनेविया कहाँ पर है, ये यूरोप के पश्चिमी तट पर है। आंध्र महासागर के पूर्वी और यूरोप के पश्चिमी तट के ऊपर है। स्कैंडिनेविया एक जगह है, यहाँ पर लैमिंग नामक जंतु मिलता है। लैमिंग नामक जंतु है, एक इसकी विशेषता होती है ये पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो लैमिंग नामक जंतु में ये गुण आया है, ये अपने पूर्वजों से आया है, आनुवांशिक गुण है। तो प्राचीन काल में जब ये पूरा स्थलखंड है एक रूप में था, तो लैमिंग नामक जंतु के पूर्वज है वो पश्चिम दिशा की ओर गति करते थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अटलांटिक महासागर आ गया है, तो ये जब पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं तो समुद्र के अंदर डूबने से ये खत्म हो जाते हैं। तो लैमिंग नामक जंतु की एक ये विशेषता देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि पहले जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण स्थलखंड है, वो एक रूप में थे। इसके बाद इसकी एक और पक्ष आता है आंध्र महासागर तट के दोनों ओर मिलने वाले हर्सिनियन तथा कैलिडोनियन पर्वत क्रम। देखिए ये पर्वत क्रम है, हर्सिनियन पर्वत क्रम है और कैलिडोनियन पर्वत क्रम है। तो जो हर्सिनियन है, कैलिडोनियन है, ये आंध्र महासागर के दोनों तटों पर है। दोनों तटों पर है तो कोई भी एक पर्वत क्रम है तो उस
उसके बीच में इतनी बड़ी जल राशि नहीं आ सकती है। तो दोनों में साम्यता देखने को मिलती है कि हर्षियन पर्वतक्रम की विशेषता है वो इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलती है, और जो कैलिडोनियन पर्वतक्रम की विशेषता है वो यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता थी। इसके बाद आता है आंध्र महासागर तट पर चट्टानों में मिलने वाले जैविक अवशेष जिसे फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल तथा वनस्पति अवशेष। फॉसिल जैविक अवशेष है और वनस्पति अवशेष हैं, ये आंध्र महासागर के दोनों तटों पर मिलते हैं। तो बीच में आंध्र महासागर आ रहा है, तो इससे भी पता चलता है कि ये पहले एक स्थल खंड के रूप में था, बाद में इसका विस्थापन हुआ है। इसके बाद इसकी एक और विशेषता आती है, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकरण का प्रभाव। देखिए भारत है वो कहां पर है, भारत यहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है, ब्राजील की स्थिति यहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर है। ये सारे कहाँ पर आते हैं, ये सारे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हिमानीकरण का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि हिमानीकरण का प्रभाव है वो किस जलवायु की विशेषता है, वो है शीतकटिबंधीय जलवायु की विशेषता, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में मिल रहा है। इसके बाद एक और आता है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है, ये भी हिमानीकरण के प्रभाव, जो हिमानीकरण वाला क्षेत्र है वहां पर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति मिलती है। ये भारत में मिलती है, दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, यहाँ पर मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति मिल रही है। इसके बाद एक लास्ट और है इसके पश्चिमी प्रमाण में कि ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष 20 मीटर की दर से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर गतिशील हो रहा है, लेकिन 1930 के बाद इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। 1930 के पहले ये प्रमाण थे, लेकिन 1930 के बाद इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये तो हो गए सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। लेकिन कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो जब भी इसे कोई मानता है तो पक्ष में प्रमाण मानता है, लेकिन जिसको ये सिद्धांत पसंद नहीं आता है या आलोचना करनी होती है या उन्हें कुछ आलोचनात्मक बिंदु मिलते हैं तो वो इसी सिद्धांत को पढ़कर इसके ऊपर आलोचना करने लग जाते हैं। तो इस सिद्धांत की आलोचना करेंगे। आलोचना पढ़ने से पहले इन्होंने पर्वतों के निर्माण संबंधी भी एक बात बताई है। इन्होंने पर्वतों के निर्माण से संबंधित बताया है। पहले जब पता चल रहा था कि सियाल है वो सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा है, लेकिन जब बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है तो उन्होंने बताया कि सियाल जब सीमा के ऊपर तैर रहा था तो सीमा की रुकावट के कारण ही एंडीज पर्वतमाला है, रोकीज पर्वतमाला है या यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है, उसका निर्माण हुआ था। अब पढ़ेंगे सिद्धांत की आलोचना। सिद्धांत की आलोचना में है इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में ही दो विपरीत बातें बोलकर चल रहे थे। विपरीत बातें क्या बोल रहे थे? सियाल और सीमा से संबंधित।
पहले तो ये बोल रहे थे कि सियार है वो सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा है, लेकिन बाद में जब इन्होंने पर्वतों के निर्माण संबंधी बात बताई तो इन्होंने बताया कि सीमा के ऊपर रुकावट के कारण ही सियाल से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये इनकी एक आलोचना है। इसके बाद आता है आंध्र महासागर के दोनों तटों में पूर्ण रूप से साम्यता नहीं। ये जो आंध्र महासागर है, जो पहले तो वैगनर महोदय बताकर चल रहे थे कि दोनों तटों में साम्यता है, लेकिन आलोचना करने वाले ने बताया है कि दोनों में पूर्ण रूप से साम्यता नहीं है, ऐसे है जहां पर ये पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद इन्होंने जो महाद्वीपों का प्रवाह संबंधी बल है इसके ऊपर भी अच्छे से प्रकाश नहीं डाला। महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी बल पर अच्छे से प्रकाश नहीं डाला। ये सिर्फ ये बात बोलकर गए हैं, लेकिन किस प्रकार से ये प्रवाह हो रहे हैं ये इन्होंने अच्छे प्रकार से प्रकाश नहीं डालकर बताया। इसके बाद ये बोलकर चल रहे हैं कि इन्होंने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वारीय बल लग रहा था। तो ज्वारीय बल से क्या था, जो पृथ्वी का कुछ हिस्सा था वो चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा था, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन काफी ऐसे क्षेत्र थे जो नहीं खींच पा रहे थे, वो पश्चिम दिशा की ओर ही रह जा रहे थे। तो इन्होंने बताया कि अगर चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होता तो वर्तमान में भी वही बल लग रहा है, वर्तमान में कम बल नहीं हुआ है, तो अब ये महाद्वीप है ये क्यों नहीं खिसक रहे हैं, इनका विस्थापन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने बताया था कि वर्तमान में जो ज्वारीय बल है, वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना ज्वारीय बल, वर्तमान ज्वारीय बल से अगर 90 अरब गुना ज्वारीय बल होता तो ही महाद्वीपों का विस्थापन होता। अगर 90 अरब गुना ज्वारीय बल लग जाता तो पृथ्वी एक वर्ष के अंदर ही अपना जो भ्रमण था वो बंद कर देती। ये है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर महोदय ने दिया था।